हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का आधार क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन का संदर्भ हम ले रहे हैं अब एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको शामिल किया गया है उनके बारे में। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि एनिमल्स को मोटे तौर पर हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इनको डिवाइड करने का कुछ आधार होता है। उनको हम समझेंगे कि कौन कौन से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो हम बात करते हैं 1.5 मिलियंस ऑफ एनिमल्स स्पीसीज आर रिकॉर्डेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार भर में लगभग 15 लाख सिर्फ एनिमल्स की स्पीसीज रिपोर्टेड की हुई है। एग्जैक्ट फिगर 15,28,247 स्पीसीज रिपोर्ट की हुई है एनिमल्स की। ये 2019 का अपडेटेड डाटा है। अब हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की, यानी क्या क्या वो बेस है, क्या क्या वो आधार है, कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। सम फंडामेंटल फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन एज दीज आर डिफर फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। कुछ फंडामेंटल, कुछ आधारभूत ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम जानवरों का या जंतुओं का क्लासिफिकेशन का आधार बनाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से संरचना में और उनके जो रूप होते हैं उनमें अलग अलग अंतर पाया जाता है। ये फीचर कौन कौन से हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स एनिमल्स में वेरी करती है, अलग अलग प्रकार के होंगे। अरेंजमेंट ऑफ सेल और ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल का अरेंजमेंट होगा, यानी सेल किस लेवल पर होगी, सेल होगी या टिश्यू होगा या ऑर्गन सिस्टम होगा, जो भी होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जर्म्स लेयर, जर्म्स लेयर का मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तब जर्म लेयर पाई जाती है, जिसको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। तो इसके आधार पर भी हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया हुआ है। बॉडी सिमेट्री, बॉडी की जो शरीर की जो सममिति होती है उसके आधार पर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम, सिलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति, और अगर उपस्थिति है तो वो किस प्रकार की सिलोम पाई जाएगी वो भी हम इसमें बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ माउथ, माउथ का ओरिजिन किस प्रकार से होता है। सेगमेंटेशन, खंडीभवन एंड नोटोकोड, और नोटोकोड किस प्रकार की पाई जाएगी उसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ सेल्स, एक क्राइटेरिया है जो वर्गीकरण करने का है। तो इसके आधार पर हमने पूरे जो जीव हैं, जंतु हैं, उनको, सिर्फ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एनिमल्स की, क्योंकि हम पर्टिकुलर एनिमल किंगडम ले रहे हैं तो उसके संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ मैं। तो क्योंकि एनिमल किंगडम आप जान चुके हैं कि किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो जीव हैं उसको हम परंपरागत रूप से ये भी समझते हैं कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसको हम एनिमल्स के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको हम प्रोटिस्टा में भी पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हमने जीवों को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीवों में एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीवों में बांटा है। यूनिसेल्युलर में प्रोटिस्टा में जितने भी जीव हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, और आप जान चुके हैं प्रोटिस्टा के बारे में कि इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। सेकंड, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मेटाजोन्स यानी जिनमें बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम शामिल करते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर में आप जानते हैं पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया जो है आप ध्यान रखेंगे ये प्रोटिस्टा में नहीं आता है। तो ये किस में आता है, ये आता है मोनेरा में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ यीस्ट है, यीस्ट भी एक तरह का फंगाई है, तो आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पर जो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं वो पैरामीशियम और अमीबा है। ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा जो टाइप्स है मल्टी सेलुलर का, जिसमें आप जानते हैं कई टाइप के जो पॉरीफेरेंस है, सिलेंट्रेट्स हैं, प्लेटियलमंथीज है, वर्म्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, हम खुद भी जिनमें शामिल हैं वो मेटाजोन्स में रखे गए हैं। दूसरा हम इसमें बेसिस लेते हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का कौन सा लेवल वहाँ पर पाया जाएगा। अब लेवल ऑर्गेनाइजेशन कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं,
तो आपको विदित है कि हमारे शरीर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल होती है, एक कोशिका होती है। जब कोशिका आपस में, समान प्रकार की कोशिका आपस में मिलती है तो वो टिश्यू का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। और जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन, जब 2-3 ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारे संदर्भ में यहाँ पर लिया हुआ है एग्जाम्पल। तो सेल्स, समान प्रकार की सेल्स टिश्यू बनाती है, टिश्यू आपस में जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उसके बाद में ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। वो सब जो ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे का कार्य करने में भी मदद करते हैं। एनिमल्स डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अगर हम जंतुओं के बारे में बात करें तो एनिमल सभी में जो सेल्स हैं उनमें समान प्रकार की सेल्स नहीं पाई जाती है, कुछ में सेलुलर होगा, वो हम समझते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल के स्तर का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। These cells are arranged as loose cell or aggregates and some division of labor occur among the cells। यानी जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर सिर्फ सेल पाई जा रही है, बहुत सारी सेल पाई जाएगी, वहाँ किसी प्रकार का टिश्यू का निर्माण नहीं होता है। और जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, वो आपस में लूजली अटैच रहती है, और जो सेल होती है वो अपने कार्य को डिवाइड कर लेती है कि कुछ सेल को कुछ दूसरे काम करने होंगे और किसी को और दूसरे प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ये स्पंजेस में पाया जाता है, यानी जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर सेल आपस में एग्रीगेट होकर क्या बना रही है, टिश्यू का निर्माण कर रही है। तो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पर सेल ही हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट आर अरेंज इनटू टिश्यूज, और सेल सब आपस में मिलकर कोई कार्य प्रॉपर फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं सिलेंट्रेट्स में, यानी फाइलम जो सिलेंट्रेटा है उसके जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम सिलेंट्रेट्स कहते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा एंड इसके जो जीव होंगे उनको हम सिलेंट्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट लेवल का ऑर्गन लेवल, यानी यहाँ पर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। टिश्यूज आर फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। एंड ऑर्गन परफॉर्म फंक्शंस, और ऑर्गन ही कार्य करते हैं। इसलिए इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार में क्या होता है, टिश्यू किस प्रकार के, 2 या 2 से अधिक प्रकार के जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो आर ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन्स, और आपस में मिलकर वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, और वो पर्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इस तरह से दूसरे प्रकार के टिश्यू भी आपस में मिलते हैं और वो भी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, वो भी एक फंक्शन करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एनेलिड्स, एनेलिडा में आर्थ्रोपोड्स, जो भी फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का फाइलम, मोलस्क्स जो होते हैं इकानोडर्म्स यानी इकानोडर्मेटा, एंड कोर्डेटा यानी कोर्डेट्स जो हैं, ये सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ये बात हुई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है जर्म लेयर। जर्म लेयर की बात करते हैं। जर्म लेयर को पहले हम समझते हैं कि जर्म लेयर होती क्या है। ए जर्म लेयर इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन एन डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बात ध्यान रखेंगे। ये जर्म सेल की जो हम बात करते हैं वो एक जब भ्रूण परिवर्तित होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तब बात करते हैं। दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, यानी एक्चुअली जर्म लेयर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कि आपस में इंटरेक्ट करके वो बाद में जाकर ऑर्गन या टिश्यू का निर्माण करता है। और यह जर्म लेयर जो पाई जाती है वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में पाई जाती है। और इन जो लेयर्स होती हैं, इन जर्म लेयर से आगे जाकर यानी डेवलपिंग हो रहा होता है, उससे डिफ्रेंशिएट होते हुए कई प्रकार के ऑर्गन्स का निर्माण होता है, कई प्रकार के टिश्यू का निर्माण होते हैं। ये कौन से हैं जर्म लेयर? दीज आर एक्टोडर्म, ये जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड
एंडोडर्म, यानी 3 प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती है। एक्टो का मतलब हो गया एक्टोज आउटसाइड एंड स्किन, मीजो बीच में जो पाई जा रही है मिडिल स्किन, एंड एंडोडर्म विद इन, यानी सबसे अंदर की तरफ इनर मोस्ट की तरफ जो पाई जाती है उसको हम एंडोडर्म नाम देते हैं। एक्टोडर्म बाहर की तरफ, मीजोडर्म बीच में एंड एंडोडर्म सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है। तो इन जर्म लेयर के आधार पर मेटाजोन्स को, मेटाजोन का मतलब ये हुआ कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, और वो जीव होते हैं पोरीफेरन से शुरू होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, और उससे होते हुए एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा हम भी मेटाजोन्स में शामिल होते हैं। तो जितने भी मेटाजोन्स हैं आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको जर्म लेयर के आधार पर हम 2 समूह में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। सबसे पहला जो टाइप्स है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी यहाँ पर 2 लेयर पाई जाएगी। डिप्लोस का मतलब हो गया 2 यानी फोल्ड, एंड ब्लास्ट मतलब स्प्रूट आउट, यानी यहाँ पर 2 फोल्ड पाए जाएंगे। 2 फोल्ड का आशय यहाँ पर 2 जर्म लेयर पाई जाएगी। 2 जर्म लेयर्स वो कौन कौन सी है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जब भी 2 लेयर की एक्चुअली जो एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म है, इनका ओरिजिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले होता है। मीजोडर्म एक्चुअली बाद में डेवलप होती है। तो सबसे पहले जो ओरिजिन के आधार पर भी एनिमल्स को देखें तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पहले डेवलप होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बाद में डेवलप हुए होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 2 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म को हम बाहरी एपिडर्मिस कह देते हैं, हालांकि वास्तविकता में हम इसको एपिडर्मिस नहीं कहते हैं, लेकिन आप सामान्य रूप से इसको समझ सकते हैं। एंडोडर्म जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस कह देते हैं, लेकिन वास्तव में गैस्ट्रोडर्मिस नहीं होती है, वो हालांकि कई प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा भी फंक्शन करती है, लेकिन पूर्णतः वहाँ पर डेवलप नहीं होती है। जिसमें शामिल है एग्जाम्पल के रूप में जो सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा जो हैं, उनमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। वो उसमें 2 ही लेयर पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी इसमें ट्राइज मतलब 3 और 2 स्प्रूट आउट मतलब इसमें 3 लेयर पाई जाती है, 3 जर्म लेयर पाई जा रही है। ऑल बाइलेटरल एनिमल्स जो हैं, यानी आफ्टर द टीनोफोरा जिसमें प्लेटिहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, ये सभी जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर है, ये पूरा जो बैंगनी कलर में जिसको बनाया हुआ है, ये है एक्चुअली बाहर का एक्टोडर्म, और सबसे अंदर की तरफ ये जो लेयर में बना हुआ है ये एक्चुअली है, ये है एंडोडर्म, और इनके बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है। मीजोग्लिया उनमें पाया जाता है जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। यानी ये जो डायग्राम है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के लिए लागू होता है, और इनमें बीच में जो मीजोग्लिया पाया जाता है वो वास्तव में कोई मीजोडर्म लेयर नहीं है। वहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनकी सेल्स या इनके द्वारा जो पदार्थ होते हैं वही मीजोग्लिया का निर्माण करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये आउटर लेयर हो गई यानी एक्टोडर्म, अंदर की तरफ ये जो लेयर है ये एंडोडर्म हो जाती है, और बीच में जो आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये मीजोडर्म लेयर है, यानी यहाँ पर 3 लेयर पाई जा रही है। ये बात हुई जर्म लेयर की। अब बात करते हैं बॉडी फॉर्म और सिमेट्री की बात, यानी जो शरीर की जो सिमेट्री, सम्मिति किस प्रकार की होती है, शरीर दिखने में बाहरी बनावट रूप में किस प्रकार से दिखता है, तो हम उसको एक सम्मिति के रूप में डिफाइन करते हैं। कैसे? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड ए एक्सिस और ए पॉइंट दैट इज डिविजिबल इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीज़न, यानी बॉडी का, यानी शरीर के अंगों का ऐसा अरेंजमेंट एक एक्सिस पर जिससे कि हम उसको बराबर रूप से 2 भागों में बांट दें। और ये जो बांटने का जो हम कह रहे हैं कि हम एक बॉडी को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, एक बिल्कुल जिसको वास्तविक में नहीं, इमेजिनरी लाइन के रूप में हम उसको पूरी शरीर को 2 इक्वल पार्ट में बराबर बांट दें तो वो उसकी सम्मिति कहलाती है। अगर हम उसको नहीं बांट पाएँ तो इसको मतलब एसिमेट्रिकली शो करती है। समझते हैं? तो इस तरह से 2 प्रकार की हम कह सकते हैं कि एक एसिमेट्री यानी हमको कहें कि जिनमें सम्मिति नहीं पाई जाती है, या एसिमेट्रिकल एनिमल्स यानी जिनमें एसिमेट्री पाई जा रही है, उनको एसिमेट्रिकल एनिमल्स कह रहे हैं। एसिमेट्री यानी ए, सिमेट्री यानी एब्सेंट।
एनी प्लेन्स दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स टू द बॉडी, यानी कोई भी ऐसा कोई प्लेन नहीं हो जो उसके बॉडी को दो बराबर भागों में बांट दे। तो इसमें एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स। मोस्ट ऑफ जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं और जो स्पंजेस होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी उनमें सममिति नहीं पाई जाती है। दूसरा जो टाइप है इसमें सिमेट्री, यानी जिनमें सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन्स दैट पास थ्रू द बॉडी एंड डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, ऐसा प्लेन जो कि उनके शरीर को दो बराबर भागों में बांट दे, तो यह सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। लेकिन ये जो सिमेट्री होती है, 4 डिफरेंट सिमेट्री अकर्स अमॉन्ग द एनिमल्स, ये 4 प्रकार की सिमेट्री होती है। स्फेरिकल गोलाकार हो गई, रेडियल हो गई, बाईरेडियल एंड बाईलेटरल। एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में। स्फेरिकल यानी गोलाकार। इन स्फेरिकल सिमेट्री द शेप ऑफ द बॉडी इज स्फेरिकल, यानी शरीर कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा, गेंद के समान होगा, बॉल के समान होगा। एंड लैक ऑफ पोलरिटी, इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें पोलरिटी का अभाव होता है। पोलरिटी का मतलब ये हुआ कि उसमें ध्रुव नहीं पाए जाते, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि माउथ पार्ट कौन सा है और एनस पार्ट कौन सा होता है। उसमें दो पोलर नहीं पाए जाते, दो एंड नहीं पाए जा रहे हैं। All planes passes through the center of the body will cut the animals into 2 equal halves, यानी इसमें हम पूरी बॉडी को अगर सेंटर से होते हुए कोई ऐसा प्लेन काटें तो वो पूरा शरीर किसी भी प्लेन से पर वो सेंटर से होना चाहिए, पूरी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये बहुत ही कम एनिमल्स में देखने को मिलती है। प्रोटोजोन्स में जैसे एक्टिनोफ्राइज जिसको सन एनिमिकल्स कहते हैं, हेलियोजोआ में जिनको रखा गया है। इसके अलावा थैलेसिकोला जिनको रेडियोलेरियन प्रोटोजोन्स कहते हैं। हेलियोजोआ एंड रेडियोलेरियन जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री। ये क्या होती है? व्हेन एनी प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गन्स इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड अलोंग द मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सिस है। इसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ बॉडी पार्ट्स अरेंज होते हैं बराबर तरीके से। और हम जब सेंटर से होते हुए यानी इच 20 पार्ट से होते हुए इस बॉडी को आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से जब काटते हैं तो आप सेंटर से कितने ही इसको एक्सिस के थ्रू से बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो सिलेंट्रेट्स में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा फाइलम में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स पोसेस सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं या फाइलम जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं पेंटारेमस रेडियल सिमेट्री। यानी उसमें सिर्फ हम उसको 5 ऐसे डिवीज़न होते हैं जिनके थ्रू ही हम उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, बिकॉज द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू 5 रफली इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 5 हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आप स्टारफिश में देख सकते हैं। थर्ड टाइप की जो सिमेट्री है बाई रेडियल, इसमें क्या होता है, बॉडी कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली बाई 2 प्लेन्स। ओनली यहाँ पर ये बाईरेडियल के समान ही है, लेकिन बाईरेडियल में आप मल्टीपल प्लेन्स हो सकते हैं, लेकिन बाईरेडियल में सिर्फ 2 ही प्लेन होंगे जिनके थ्रू हम बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर प्लूरोब्रैंकिया में देख सकते हैं, जिसको जो कि एक टिनोफोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एंड लास्ट सिमेट्री जो है बाइलेटरल सिमेट्री, जो हमारे खुद मनुष्य में जो पाई जाती है। ए सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाता है, will divide the body into 2 equal halves in such a way that one half is a mirror image of the other। यानी एक मिड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू हम बॉडी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, जिससे दो आधे आधे जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। और इसमें हम सिर्फ एक ही लाइन, सिंगल लाइन के थ्रू ही इसको हम कट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं या बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिसमें फाइलम प्लेटियलमंथी से लेकर ये जो फाइलम कोर्डेटा है वहाँ तक इसमें शामिल है।
प्लेटियलमंथीज में शामिल है जो है, इसके बाद में एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, और जो इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि इन सभी फाइलम में कुछ अपवाद आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि इन सब में ये पाई जाती है। ये बात हुई सिमेट्री की। अब हम बात करते हैं सिलोम की, या जिसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, यानी देह गुहा जिसको कहते हैं। अब बॉडी कैविटी क्या होती है उसको हम सबसे पहले उसको समझते हैं। द सिलोम इज़ द इंटरनल बॉडी कैविटी। यह आंतरिक बॉडी कैविटी है, शरीर में पाई जाने वाली एक गुहा होती है इन द ऑफ हायर मेटाजोन्स, और ये हायर मेटाजोन्स में पाई जाती है। बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटेस्टाइन, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? जो बॉडी वॉल होती है, शरीर की जो भित्ति होती है, और इंटेस्टाइन होती है, उनके बीच में, एंड लाइन विथ ए मेसोडर्मल एपिथेलियम, और मेसोडर्म की एपिथेलियम से लाइन होती है। मुझे पता है कि आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हमारी सबसे बाहर की तरफ स्किन पाई जाती है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। इसके अंदर की तरफ मसल्स पाई जाती है जिनका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, और अंदर ही अंदर की तरफ हमारी गट पाई जाती है, हमारी इंटेस्टाइन पाई जाती है जिसका ओरिजिन एंडोडर्म से होता है। अब इस एंडोडर्म के बाहर की तरफ और जो स्किन है उसके अंदर की तरफ मेसोडर्म की लाइन होती है, यानी मेसोडर्म की लेयर पाई जाती है, आप यूँ समझ सकते हैं। तो इन दोनों लेयर के बीच में अगर कोई कैविटी पाई जाती है, कोई खाली जगह पाई जाती है, उसको हम सिलोम कहते हैं। यानी मेसोडर्म से घिरा हुआ वो खाली स्थान जो कि जहाँ पर वो एक कैविटी का निर्माण कर रहा है, यानी एक वही उसी को हम, उस कैविटी को ही हम सिलोम कहते हैं। वास्तव में ये जब ब्लास्टोसिल अवस्था होती है वो उसी का आगे मॉडिफिकेशन होता है। तो इसके आधार पर भी हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम एनिमल्स आर, सबसे पहले हम जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती उनको हम एसिलोमेट कहते हैं। ए का मतलब विदाउट, और होलो जहाँ पर कोई सिलोम नहीं पाई जाती है, यानी बॉडी कैविटी एब्सेंट, बॉडी कैविटी यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, सिलोम की जब हम बात करते हैं, यानी देह गुहा की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर 3 लेयर होना आवश्यक होता है, यानी वो एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तभी जाकर हम सिलोम की बात करेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा में सिलोम नहीं पाई जाती है क्योंकि वो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो एसिलोमेट कौन होंगे? जिनमें 3 लेयर पाई जाएगी, लेकिन अब 3 लेयर के आधार पर कुछ में पाई जाएगी और कुछ में नहीं पाई जाएगी। एसिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती, यानी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। ब्लास्टोसिल इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाई बाई मेसोडर्म और मेसेनकाइम, यानी ब्लास्टोसिल होती है वो पूरी तरह से मेसोडर्म के द्वारा घिर जाती है, यानी वो पूरी सेल्स ही वहाँ पर पूरी घनी रूप में विकसित हो जाती हैं, वहाँ कोई कैविटी का निर्माण नहीं होता है। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक्टोडर्म होता है, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और इनके बीच में जो रेड कलर का जो पाया जा रहा है ये है मेसोडर्म। लेकिन जो मेसोडर्म है उन्होंने बीच में कोई कैविटी नहीं बनाई है, जितनी भी सेल्स है वो पूरी तरह से पैक हो जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, यानी कैविटी एब्सेंट होती है। इसमें आप कह सकते हैं कि पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटियलमंथीज इसके एग्जाम्पल हैं। पोरीफेरेंस और सिलेंट्रेट्स का तो आप वैसे भी ध्यान रख लेंगे क्योंकि, और इनमें तो क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं तो यहाँ पर सिलोम की बात ही नहीं हो सकती, तो ये एसिलोमेट होते हैं सामान्य रूप से। एंड फ्लैटवर्म, इनमें सिलोम नहीं पाई जाती। देयर इज़ ओनली स्पंजोसील और सिलेंट्रेट्स प्रेजेंट। हम जब सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो वहाँ पर स्पंजोसील पाई जाती है जो कि वास्तव में बॉडी कैविटी नहीं होती है, वो एक तरह की वहाँ पर वो जो डाइजेस्टिव कैविटी की जैसे काम करती है। क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो वैसे भी हम सिलोम की बात भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सूडोसिलोमेट, यानी सूडो का मतलब हो गया फॉल्स, यानी हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर सिलोम पाई जाती है लेकिन वास्तव में नहीं पाई जाती। ट्रू सिलोम एब्सेंट, ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती है। बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, जो बॉडी में जो कैविटी बन रही है वो मेसोडर्म के द्वारा घिरी हुई नहीं होती है। तो इंस्टेंट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो मेसोडर्म के कुछ पाउच पाए जाएंगे, ये डायग्राम देखिए आप, ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म,
और बीच में जो ये आपको जो ये जो कैविटी बन रही है, ये चारों तरफ ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है। तो यहाँ जो कैविटी पाई जा रही है उसको हम सीलोम नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक तरफ तो एक्टोडर्म से लाइन है और अंदर की तरफ एंडोडर्म से लाइन है, तो ये कैविटी नहीं है, यानी सीलोम नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मेसोडर्म की कैविटी जरूर दिखाई दे रही है, जिसको हम वास्तविक सीलोम नहीं मानते हैं, जो कि एक फाल्स सीलोम का निर्माण कर रही है। इसी को हम इसलिए इनको सूडोसीलोमेट करते हैं। हमें देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कैविटी है, लेकिन वास्तव में ये ट्रू सीलोम नहीं है। तो इस तरह के सूडोसीलोमेट जो होते हैं वो राउंड वर्म्स होते हैं, गोलकर्मी, जिसमें एस्केलमेंथीज शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यूसिलोमेट, यानी जिनमें सीलोम पाई जाती है। तो बॉडी कैविटी और सीलोम लाइन बिटवीन द गट एंड आउटर बॉडी वॉल, मस्कुलेचर इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय मेसोडर्मल टिश्यू, यानी इसमें बॉडी कैविटी और जो गट होती है उनके बीच में मेसोडर्म की लाइन के थ्रू एक कैविटी का निर्माण हो जाता है। डायग्राम से समझ सकते हैं, ये आउटर लेयर हो गई, ये अंदर की तरफ लेयर हो गई, ये मेसोडर्म की लेयर है, ये भी मेसोडर्म की लेयर है। इनके बीच में ये जो कैविटी बनी है उसको हम सीलोम कहते हैं, और यही ट्रू सीलोम होती है। सीलोम इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम के द्वारा कवर होती है और सीरोसा के द्वारा कवर रहती है। पेरिटोनियम हम कह सकते हैं कि जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है मेसोडर्म की, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, और जो गट होती है उसके सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसके बाद में मेसोडर्म सीरोसा के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फाइलम एनेलिडा टू कोर्डेटा फाइलम जो भी हैं उनमें ट्रू सीलोम पाई जाती हैं। लेकिन यूसिलोमेट को भी हम इसके डेवलपमेंट के आधार पर, यानी उसके ओरिजिन के आधार पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, साइजोसिलोमेट्स एंड एंट्रोसिलोमेट्स। समझते हैं दोनों को। सबसे पहले हम देखते हैं साइजोसिलोमेट्स। साइजो का मतलब होता है स्प्लिट, यानी स्प्लिट होकर फिर सीलोम का निर्माण हो, तो उसको हम साइजोसिलोमेट कहते हैं। एंट्रोसिलोमेट्स, यानी जिनमें एंट्रो यानी इंटेस्टाइन से अगर सीलोम का ओरिजिन होता है तो उसको एंट्रोसिलोमेट्स कहते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। ये है साइजोसिलस सीलोम, ये ब्लास्टोपोर पाया जाता है। ब्लास्टोपोर, ये जो यहाँ पर पोर पाया जाएगा उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये एक्टोडर्म होता है, बाहरी बाहर का लेयर। अंदर की तरफ जो आपको येलोइश दिख रहा है वो एंडोडर्म है। इनके बीच में कुछ सेल्स यहाँ, जिनको हम अर्ली मेसोडर्म सेल्स हैं, ये जाकर क्या करेगी, मेसोडर्म का यानी सीलोम का निर्माण करेगी। इनमें आगे जाकर ग्रोथ हो जाएगी, बीच में एक कैविटी का निर्माण हो जाएगा और ये सीलोम बन जाती है। यानी साइजोसिलोमेट, दे आर ट्रू सिलोमेट्स, ये ट्रू सिलोमेट होते हैं इन विच द बॉडी कैविटी ओरिजिनेट बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के समय, डेवलपमेंट स्टेज में आप जानते हैं जाइगोट के बाद में मोरुला आता है, मोरुला के बाद में ब्लास्टुला और ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला अवस्था आती है। गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान जो मेसोडर्म की कुछ सेल्स स्प्लिट होकर यहाँ इस बीच में जो ब्लास्टोसील है वहाँ पर आ जाती है और आपस में ये जुड़कर एक कैविटी का निर्माण करती है और ये कैविटी ही सीलोम कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल है साइजोसिलोमेट में एनालिड्स, आर्थ्रोपोड और मोलस्क फाइलम के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल किए गए हैं। सेकंड जो सीलोम है वो उसको हम कहते हैं एंट्रोसिलोम या जिन एनिमल्स में पाई जाती है उनको एंट्रोसिलोमेट्स कहते हैं। सीलोम ओरिजिनेट बाय आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंट्रोन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। आर्केंट्रोन यानी जिससे आगे जाकर इंटेस्टाइन, जो हमारी गट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट है, जो हमारी आहार नाल है, उसका निर्माण होता है। तो वहाँ से ये जैसे डायग्राम के थ्रू ये एंडोडर्म है, ये आर्केंट्रोन है, एक्चुअली ये आर्केंट्रोन है। इस आर्केंट्रोन से दो पाउच निकलते हैं और ये पाउच निकलकर सेपरेट हो जाते हैं और ये इस तरफ ग्रोथ करते हैं और ऊपर की तरफ ग्रोथ करके एक सीलोम का निर्माण कर लेते हैं। ईच पाउच देन एक्सपेंड, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, एंड इट्स मेसोडर्म लाइन द गट ऑन द इनर साइड एंड बॉडी वॉल ऑन द आउटर साइड। इसमें एग्जाम्पल हैं एंट्रोसिलोमेट्स में इकानोडर्मेट्स एंड फाइलम कॉर्डेटा जो हैं इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये है पार्ट सीलोम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ माउथ का, यानी माउथ का निर्माण किस प्रकार से होता है।
In bilateral animals during early development of the embryo, blastopore can give rise to mouth or anus. डेवलपिंग स्टेज में हम ये जान चुके हैं कि ब्लास्टुला अवस्था में एक ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है। इस ब्लास्टोपोर क्या है? जहाँ पर आर्केंट्रोन की ओपनिंग हो रही है। आर्केंट्रोन जिससे आगे जाकर फ्यूचर में GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का निर्माण होगा। इस ब्लास्टोपोर से फ्यूचर में जाकर यानी भविष्य में इससे माउथ बनेगा या एनस बनेगा, उसके आधार पर हम एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चूँकि यहाँ पर मेसोडर्म भी पाई जा रही है तो इसका मतलब एनिमल्स, उन एनिमल्स में ही ये ओरिजिन की हम बात करते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को हम इसके आधार पर कि ब्लास्टोपोर से आगे जाकर क्या डेवलप होगा, इसको दो भागों में बांटते हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटो का मतलब हो गया फर्स्ट, यानी फर्स्ट माउथ, यानी ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। द ओरिजिन ऑफ माउथ फ्रॉम द ब्लास्टोपोर वाइल द एनस फॉर्म लेटर एज एन ओपनिंग मेड बाय द अदर एंड ऑफ द कट। यानी माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर से होगा और जो एनस का निर्माण होगा वो ब्लास्टोपोर के कहीं दूसरी तरफ जो इसकी ओपनिंग हो रही है गट की, उसको हम वहाँ से एनस का निर्माण होता है। जैसे ये पहली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली स्टेज, ये ब्लास्टुला है, इससे आगे जाकर ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है, तो इनको हम कह देते हैं प्रोटोस्टोम्स। नेक्स्ट है, इसमें एग्जांपल आप देख लेंगे, एसिलोमेट्स जो होते हैं उनमें प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। स्यूडोसिलोमेट्स जो होते हैं, एसिलोमेट्स जिसमें प्लेटियलमंथीज, सूडोसिलोमेट जिसमें एस्केलमंथीज शामिल हैं, एंड साइजोसिलोमेट्स जिनमें साइजोसिलोमेट में हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा की बात करते हैं। ड्यूटेरोस्टोमेटा या ड्यूटेरोस्टोमेट्स, ड्यूटेरोस्टोमिया जिसमें हम सेकंड माउथ की बात करते हैं। यानी माउथ नेवर डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, माउथ ब्लास्टोपोर से डेवलप नहीं होता है। ऑल्दो द ब्लास्टोपोर मे गिव राइज टू एनस, ब्लास्टोपोर एक्चुअली एनस का निर्माण करता है। द ड्यूटेरोस्टोम माउथ ऑलवेज फॉर्म एज ए सेकंड नोवल ओपनिंग एल्सवेयर एंड ऑन द एम्ब्रियो। यानी ये किसी दूसरी जगह पर माउथ का जो निर्माण होता है दूर पार्ट से होता है, जबकि ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। आप इतना ध्यान रखेंगे संक्षिप्त में कि प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है एंड ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल इकानोडर्मेट एंड जो कोर्डेटा फाइलम होते हैं जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, वो हम ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन कोई खास प्राइमरी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि सेगमेंटेशन क्या होता है। द बॉडी इज एक्सटर्नली, बॉडी शरीर जो होता है बाहरी रूप से, एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स विथ ए लीनियर सीरीज रिपीटेटिव ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। यानी शरीर का जो सेगमेंट होते हैं, शरीर में जो खंड होते हैं, वो बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से विभाजित हों, और उन विभाजन का आधार क्या होगा, एक सेगमेंट में जो ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं वो दूसरे जो सेगमेंट हैं उसमें भी वो पाए जाने चाहिए। एग्जैक्टली समान नहीं होकर उनमें कुछ ऑर्गन्स में समानताएं होनी चाहिए। यानी हम सिंपली ये कहें कि एक सेगमेंट में जो ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं वो दूसरे सेगमेंट में भी कुछ ऑर्गन्स उससे मिलते जुलते पाए जाने चाहिए। उसी के बारे में हम सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। द बॉडी शो दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यानी अगर इस तरह का रिपीटेशन जिस सेगमेंट में, जिस एनिमल्स में पाया जा रहा है, तो उसके सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म, और इस फिनोमिना को, इस घटना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। इस तरह का जो सेगमेंटेशन जो हमें देखने को मिलता है वो फाइलम एनेलिडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, एंड फाइलम कोर्डेटा में देखने को मिलता है। कोर्डेटा में ये सामान्य रूप से हमें मसल्स में देखने को मिलता है। जो हमारी वर्टिब्री होती है उनका रिपीटेशन होता है, एंड रिब्स ऑफ एडल्ट, और जो वयस्क होते हैं उनकी रिब्स जो पाई जाती है उनमें भी हमें ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये प्राइमरी कैरेक्टर के रूप में आप समझ सकते हैं इसको, ये इनमें नोटोकोड का। यानी नोटोकोड इज मीजोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो नोटोकोड है वो वास्तव में मीजोडर्म से ओरिजिन वाली संरचना है, एक रोड के समान, फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ये जो डोर्सल सरफेस होती है, यानी जो पृष्ठ सतह होती है, जैसे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये नोटोकोड है।
जो कोडेट फाइलम कोडेटा है उन सब में ये नोटोकोड पाई जाती हैं, और यानी एनिमल्स विथ नोटोकोड कॉल्ड कोडेट्स, जिनमें नोटोकोड पाई जाती है उन एनिमल्स को हम कोडेट्स कहते हैं, और इन सब को हम फाइलम कोडेटा के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि उसके दूसरे करैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन हम जो मेजर जो डिवीज़न की बात करते हैं वो हम जैसे कोडेटा और नॉन कोडेटा के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो आधार हम ले रहे हैं इसमें नोटोकोड का ले रहे हैं। यानी नॉन कोडेट्स जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, यानी कौन सी, नोटोकोड, आर कॉल्ड नॉन कोडेट्स, उनको हम नॉन कोडेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पोरीफेरा से जो इकानोडर्मेट्स होते हैं उनको हम नॉन कोडेट्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो कुछ सीरीज़ में लेके आऊँगा उसमें हम फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर इकानोडर्मेटा तक हम उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नोटोकोड के बाद में कुछ अदर्स और भी करैक्टर हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सिंपली इस तरह समझ सकते हैं इसको, इनकम्प्लीट का मतलब वहाँ पर इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है, और किस संदर्भ में अपूर्ण होता है कि वहाँ पर बॉडी में जो ओपनिंग होती है वो सामान्यतः हम जानते हैं कि दो ओपनिंग होती है, लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही सिंगल ओपनिंग होती है। यानी द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज माउथ एंड एनस, यानी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है और वह सिंगल ओपनिंग ही माउथ और एनस का काम करती है। जिसका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं फाइलम प्लेटियलमंथीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग ही पाई जाती है, वहाँ एनएस का अभाव होता है। जैसे आप प्लेनेरिया में देख सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ से फूड अंदर लिया जाता है वहीं से बाहर कर दिया जाता है, यानी माउथ और एनएस का काम इनमें एक ही ओपनिंग हो रही है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हमारे खुद में पाया जाता है, यानी ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, जिसमें दो ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है और एक एनएस होता है। यानी ये आप समझ में आ गया कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर्स में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, यानी एक खुला और एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ओपन टाइप, द ब्लड इज पम्प्ड आउट द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। इसमें जो जहाँ पर ब्लड हृदय से पंप करते हुए जिन सेल्स को या ऊतकों को प्रवाहित होता है वो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर छोड़ दिया जाता है। डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, इनके बीच में कोई कैपिलरी नेटवर्क नहीं पाया जाता है। जो बड़ी जो वेसल्स होती है वो डायरेक्टली टिश्यू में ब्लड छोड़ देती है और उन टिश्यू और जो सेल्स को ब्लड पहुँच जाता है। क्लोज टाइप में द ब्लड इज़ सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज़ ऑफ वेसल्स, वो एक सीरीज़ ऑफ वेसल्स पाई जाती है और उनका डायमीटर अलग अलग होता है, जैसे आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज पाई जाती है। एक्चुअली जो क्लोज टाइप का जो सर्कुलेशन होता है वहाँ पर आपको कैपिलरी नेटवर्क देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बात हुई क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ये ऑल ओवर कुछ समरी थी जिसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इतने सारे करैक्टर के आधार पर हमने जो क्लासिफिकेशन है उसको आधार बनाया है, उसके कई करैक्टर्स लिए हैं। इन सब करैक्टर्स के आधार पर हमने एनिमल्स को एक संक्षिप्त समरी के रूप में बता सकते हैं कि हमने एनिमल्स को इस तरह से बताया है, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटियलमंथीज, फाइलम एस्केलमंथीज, एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये जितने भी जो फाइलम हैं ये कुछ ना कुछ करैक्टर के आधार पर हमने इनको रखा है, लेकिन अगर इनकी इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन इनमें पोरीफेरन से शुरू होते हुए कोडेटा तक जाता है। आप इनको यहाँ से फाइलम एनिमेलियम इन सबको शामिल किया गया है, फाइलम किंगडम एनिमेलिया, और इनको एनिमल किंगडम को फाइनली हम फाइलम में इस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। एनिमेलियम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। इसके अलावा हम एक और पढ़ेंगे जिनको हम प्रोटिस्टा में जिनको रखा गया है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जिसके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है, सेलुलर लेवल का हो गया, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं। सेलुलर लेवल पोरीफेरेंस में पाया जाता है। नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री के आधार पर हमने सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा को बताया। बाइलेटरल विदाउट बॉडी कैविटी
जिनमें हम एसिलोमेट्स की बात करते हैं, प्लेटियलमंथीस, विदाउट फाल्सिलोम जिनको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, एस्कलमंथीस, विद ट्रू सिलोम जिनको हम सिलोमेट्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एमिकोडेटा एंड कोडेटा शामिल किया गया है। ये सभी एनिमल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।